क्या हाल चाल बच्चों। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ 9th 10th पे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जो आज हमारा चैप्टर रहने वाला है वो होगा, एक सेकेंड, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6, लाइन्स एंड एंगल्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सच कहें, यदि इंट्रोडक्शन टू यूनिट चैप्टर को छोड़ दें तो बेसिकली जो हमारी ज्योमेट्री की शुरुआत है वो यहीं से होगी। ठीक है, हम यहाँ पे हर एक चीज को बेसिक से पढ़ेंगे कि बेसिकली होता क्या है, ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से होती है। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स बनती हैं, ये फ्लाईओवर्स बनते हैं, ये सब कुछ बनता है ऐसे। सेंट्रल पार्क, सेंटर में पार्क, मतलब सर्कुलर उसकी बाउंड्री होती है, इस तरह के पार्क्स। सब कुछ पढ़ने की शुरुआत कहाँ से होएगी? कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है ना बेटा, वो यही है स्टार्टिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने जो इंट्रोडक्शन टू यूनिट चैप्टर था वहां पे हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा। बेसिकली अगर मैं ज्योमेट्री को छोटे से शब्दों में कहना चाहूं तो पॉइंट से लेके सर्कल, बस इतना पढ़ लो। ठीक है, इससे स्टार्ट करके इसके बीच में पूरी की पूरी ज्योमेट्री समा जाएगी। ठीक है, इसी के बीच में पॉलीगन्स, इतने पॉलीगन्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स सब जानेंगे समय के साथ। ठीक है, जितना जाना 8 तक अच्छी बात है, नहीं जाना और अच्छी बात है क्योंकि अब जान लोगे। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहली बात को तो हमने पॉइंट वॉइंट के बारे में तो बात इंट्रोडक्शन टू यूनिट चैप्टर में कर ही ली थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात, हमने लाइंस के बारे में भी बात कर ली थी कि लाइंस क्या होती हैं। पर यहाँ पे जिक्र हुआ है तो मेरा दायित्व बनता है कि थोड़ा सा मैं लाइंस के बारे में फिर भी बता दूं, बट बेसिकली हम डिटेल्ड वाइज बात कर चुके हैं। कहाँ पे कर चुके हैं बेटा? हम बात कर चुके हैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन टू यूनिट चैप्टर में, जिसको आप छोड़ देते हो अपनी मैडम जी के कहने पे। ठीक है, क्योंकि आपकी मैडम कहती है कि उसमें से पेपर में कुछ नहीं आएगा, और जबकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि आपको बेसिकली टर्म्स ही नहीं पता होंगी तो आप समझोगे कैसे? अगर मैं लाइन बोलूंगा तो आप लाइन सेगमेंट को कैसे अलग करोगे? ठीक है, चलो, आपने लाइन सेगमेंट को लाइन ही मान लिया, दोनों को सेम ही मान लिया, तो आपकी क्या होगी भाई? सारे के सारे क्वेश्चंस गलत होते चले जाएंगे। ठीक है, आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा, मैं बताऊंगा क्या क्यों लाइन सेगमेंट को लाइन मानते हैं। हाँ बिल्कुल सही है आपका, बट आपको रीजन नहीं पता ना बेटा, आपको डिफरेंस नहीं पता ना। तो वो डिफरेंस ना पता होना भी कारण बनेगा आपकी, जब आपको बेसिकली जब कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे हमारी थियोटिकल नॉलेज चेक करनी जाएगी। ठीक है, वहां पे आप फंस जाओगे। ठीक है, इसके लिए जानना जरूरी है कि हमें हमें हर एक टर्म्स के बारे में पता हो। ठीक है, हर एक चीज के बारे में हम जानते हो। तो उसके लिए चलो अब थोड़ा जितना हो लाइंस के बारे में हो सकता है, अभी जितनी जरूरत है उतना पढ़ते हैं। फिर बाकी इंट्रोडक्शन टू यूनिट चैप्टर में तो हमने डिटेल में पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो बेसिकली लाइन क्या होती है? अ लाइन इज मेड अप ऑफ अ सेट। सेट क्या होता है सर? सेट का मतलब तो एक ही पढ़ा था अभी तक, कि किसी को क्या कर लेना, सेट कर लेना। बस सेट का मतलब तो हम एक ही जानते हैं। अरे ना ना भाई, वो मतलब ना लगाओ। सेट का बेसिकली मतलब होता है क्या? कलेक्शन। ठीक है, सेट के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है। सर हमने तो देखा नहीं बुक में। बेटा नहीं है ना आपकी बुक में। 11th क्लास में आप जैसे ही एंट्री करोगे आपको सबसे पहले पढ़ने को मिलेगा सेट्स, और आप बड़े ही संतुष्ट रहोगे कि भाई सबसे आसान चैप्टर तो सेट ही है। ठीक है, सबसे आसान चैप्टर क्या है? सेट है मेरा। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, चलो शुरू इस लाइन पे आते हैं कि लाइन जो है वो कलेक्शन है किसका? पॉइंट्स का। जैसे मेरे पास एक पॉइंट ये, 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 इन सबको अगर मैं कलेक्ट कर दूं, ठीक है, वो क्या होगी? मेरी लाइन होगी। एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, और एक लाइन इधर की साइड भी इनफाइनाइटली जा सकती है और इधर की साइड भी इनफाइनाइटली जा सकती है। मेरे पास ये लाइन थी। ठीक है, लाइन क्या होती है? सबसे पहली बात, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। और लाइन को मैं किधर भी क्या कर सकता हूँ? एक्सटेंड कर सकता हूँ। और मैंने पूछा क्या इसके लिए आप लाइन की लेंथ बता सकते हो? तो आप कहोगे नहीं,
क्यों? क्योंकि उसका कुछ अंत ही नहीं है ना। लाइन इतनी बड़ी है सर कि इधर से भी इनफाइनाइट, इधर से भी इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब तो मेरे को पता है कि क्या होता है, कि जब किसी की लेंथ हमें पता ही नहीं है, अनंत है, अनंत। ठीक है। अब तो सर हमने तो पढ़ा था लाइन, हमें तो सिखाया था लाइन खींचो 20 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की, वो क्या होता है मैं बताता हूँ ना बेटा। अब एक टर्म होता है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट के बारे में आपने पता है, पढ़ा है? जब आप इंग्लिश की डिक्शनरी खोलोगे ना, तो सेगमेंट का मतलब होता है बेटा भाग, यानी कि पार्ट। बेटा कोई शब्द ऐसे ही नहीं बन गए सारे के सारे, सबके पीछे लॉजिक है। ठीक है ना? लॉजिक क्या है उसे जान लो, फिर शब्द याद करने की जरूरत नहीं है, या फिर शब्द याद कर लो, दो ही ऑप्शन है, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब क्या बताया? भाग। लाइन का मतलब क्या बताया? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। यानी कि किसी लाइन का एक पर्टिकुलर भाग क्या कहलाएगा हमारा? लाइन सेगमेंट। तो उसे हमने डिनोट कर दिया ए बी से। तो ये क्या हो गई? लाइन ए बी। ठीक है। इसकी पर्टिकुलर लेंथ होगी, तो अगर डेफिनेशन पे जाना चाहें तो कितनी आसान होगी अब समझना डेफिनेशन। अ लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट ले लिया हमने लाइन का, विच हैज डिफाइंड एंड पॉइंट्स। यहाँ पे क्या है? डिफाइंड है एंड पॉइंट्स के, इसलिए हम क्या निकाल पा रहे हैं? डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं। काफी डिटेल्ड में एनालिसिस किया है इसका मैंने। कहाँ पे किया है सर? इंट्रोडक्शन टू यूनिट ज्योमेट्री में। ठीक है। तो अब बात आई कि भाई क्या ये सर ये इनफाइनाइट को नहीं जाती? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट है, हमने डिफाइन कर दिया कि हमारे पास 20 सेंटीमीटर की ही लाइन है इसकी लेंथ। ठीक है। तो बट सर वो क्या था जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि एक लाइन खींचो 20 सेंटीमीटर की, हमने पढ़ा है। बेटा होता क्या है ना, हम लाइन सेगमेंट नहीं लिखते, हम सीधे सिर्फ अब जैसे आप अपनी महिला मित्र को क्या बोलते हो? गर्लफ्रेंड तो ना बोलते हो बेटा, आप क्या बोल देते हो शॉर्ट में? जीएफ। क्या बोल देते हो? जीएफ। तो भाई अब इतना लंबा लाइन सेगमेंट बोलना तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती। तो सीधा सीधा लाइन बोल देते हैं हम कि लाइन। लाइन से मतलब निकाल लोगे, अब जितने भी मतलब निकलेंगे लाइन से क्या निकलेंगे? लाइन सेगमेंट का ही अर्थ देगा। वो इनफाइनाइट का अर्थ देना होगा तो आपसे डेफिनेशन में पर्टिकुलरली पूछ लेगा वो। ठीक है। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब बात आती है रे की। अभी क्या था कि देखा हमने कि क्या है, कि ये लाइन क्या थी, कहीं पूरी इधर भी इनफाइनाइट एक्सटेंड हो रही थी, इधर भी एक्सटेंड हो रही थी। तो सर आपने उसके दो एंड पॉइंट्स को डिफाइंड कर दिया, तो वो लाइन सेगमेंट बन गया। अगर सर मैं कहूं कि सर बस एक ही एंड पॉइंट को डिफाइंड कर दो, ठीक है, और एक साइड को मैं इनफाइनाइट तक ले जाऊं, ठीक है, बढ़ा सकता हूं, तो ये इसको भी कुछ नाम देंगे क्या? हाँ बिल्कुल देंगे, रे दे देंगे इसको नाम। हमने क्या दे दिया? रे। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज ओनली वन एंड पॉइंट। एक ऐसी लाइन जिसका सिर्फ क्या होगा? एक ही एंड पॉइंट होगा। सर कोई एग्जांपल दो ना। अरे भैया बचपन से देखते आ रहे हो एग्जांपल, सूर्य दादा। ठीक है। वहां से निकलने वाली जो रोशनी आती है, किरण आती है, वो एक पॉइंट तो डिफाइंड है, एंड है, पर दूसरा कहाँ जाएगी ये तो नहीं पता ना। यूनिवर्स क्या है? अनंत। कुछ नहीं पता, कुछ भी। कहीं पता चले मरकरी जुपिटर किसी दिन कोई साइंटिस्ट आए कह दे कि ये सब एक धोखा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बताओ। ठीक है। तो यूनिवर्स को मैं तो धोखा मानता हूँ भैया, यहाँ पे कुछ भी एंड नहीं है। ठीक है। आप भी यही मानोगे तो आप एक बेहतरीन साइंटिस्ट बनोगे, बेहतरीन इंजीनियर बनोगे, जब भी कुछ बन सकते हो। अगर आपने किसी को एंड मान लिया ना, तो फिर उम्मीद खत्म है भाई। ठीक है। इसी कारण से बेटा जो सन से किरण आती है उसे ना सन लाइन बोला जाता, ना सन लाइन सेगमेंट बोला जाता, इसलिए बोला जाता है सन रेस। ठीक है, समझ गए? थोड़ा सा रिवाइज कर लो। लाइन के बारे में जितना हो सकता था बताया मैंने। ये भाई तो देखो अब
बेसिकली अभी तक हमने जितना भी पढ़ा सब हमारा किसका था, इंट्रोडक्शन टू यूनिट ज्योमेट्री का। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो क्या है, अगर मेरे पास कोई दो लाइन्स है, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास दो लाइन्स है, ये एक लाइन ये है, एल नाम दे दिया, एक लाइन ये है जिसको मैंने एम नाम दे दिया, ठीक है। अगर मेरे पास दो लाइन्स है तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो दो लाइन को मैं ऐसे इंटरसेक्ट करा दूं, या मैं इनको ऐसे रख दूं, या मैं इनको ऐसे रख दूं, या मैं इनको ऐसे रख दूं, या फिर ऐसे रख दूं। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बता दो। नहीं होगी। आप खुद सोच के देखो, सोच डेवलप करनी पड़ेगी यार। अगर मैं सब कुछ बताता रहूंगा ना, ये बता के चला गया एक काटने वाली लाइन, ना भाई सोच कैसे बनती है सोच, वही तो सिखाना चाह रहा हूँ कि भाई जो लाइन होती है वो दो लाइन है मेरे पास, तो मैक्सिमम एक पॉइंट पे ही काट सकती हैं, ठीक है। और जो दो लाइन पॉइंट्स अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो वो क्या कहलाएगी, इंटरसेक्ट करना। इंग्लिश में डिक्शनरी देखो ना, और उसी को क्या कह दिया हमने, इंटरसेक्टिंग लाइन। एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, इसको पी नाम दे दिया, क्यू लाइन दे दिया, ये किस पे काट रही है, एक्स पे काट रही है, तो ये क्या कहलाई मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये दो लाइंस ना काटे तो उसके आगे नहीं लगा दिया, नहीं काट रही, तो वो क्या कहलाई मेरी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब फिर आ जाओ यार बात पे कि भाई इतना लंबा नाम क्यों दिया जाए, सीधा सीधा इसको कहा गया क्या, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको रफ करें, ये क्या थी मेरी पी लाइंस, ये क्या थी क्यू। ध्यान से समझना, बेसिकली पैरेलल लाइंस क्या होती है, तो ऐसी लाइंस जिनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा सेम होगा, बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो इनके बीच में भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ट्रेन की पटरी देखिए कभी भाई, जहां से क्रॉस हो रही है वहीं से देखियो तू, अबे भाई बीच में कहीं से देख ले, वो दो पटरियों के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। वो एक टुकड़े को देख ले, वो दोनों क्या होती हैं, बिल्कुल पैरेलल होती है। अब इसकी एक डेफिनेशन और बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि दो ऐसी लाइंस मैंने क्या कहा था, इंटरसेक्ट ना करें। सर ये क्या तो पैरेलल लाइंस हैं, बताओ। सर नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बट कहते डिस्टेंस सेम नहीं है तो पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये आगे कहीं ना कहीं जाके मिलन करेंगी ही करेंगी। यहाँ नहीं कर रही भाई, घर से निकले एक पुरुष मित्र एक महिला मित्र, घर से निकले दोनों अलग अलग, ठीक है, दिख रहे हैं, पर दोनों का रास्ता एक न एक जगह जाके मिल रहा है। मिलन घर वालों के सामने नहीं हो रहा पर हो रहा है ना, ठीक है। तो मिलना जरूरी है, चाहे भाई घर वालों के सामने मिले या फिर बाहर मिले, ठीक है। अभी घर वालों के सामने यहाँ मिल रहे थे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब बाहर मिल रहे हैं तो भाई ये थोड़ी ना कि कहते हम ये कह देंगे कि मिल नहीं रहे, मिल तो रहे हैं ना, तो ये भी तो क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस है तो बिल्कुल अलग रहेंगी, हमेशा डिस्टेंस सेम होगा, इतना याद रखना, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। अब इसके बाद एक टर्म आता है बेटा क्या, एंगल्स। एंगल्स के बारे में समझो अब क्या होता है। आपको अगर मैं कहूं कि आपका घर कितना दूर है आपकी सहेली के घर से, बताओ। सर उसका घर है यहाँ, बड़ी प्यारी है सर ये, मेरे घर से 100 सेंटीमीटर दूर है, मेरे सामने वाली खिड़की में रहती है बिल्कुल, मेरा घर ये रहा। तो मैंने क्या कहा कि आपने डिस्टेंस को किस में मेजर किया, लेंथ की यूनिट में, किया नहीं किया। अभी भी मैंने क्या बताया था, लाइन किस में होती है, मेजर होती है भाई लेंथ की यूनिट में। तो हमने डिस्टेंस को कितने मेजर किया, जो हम एक लाइन में डिस्टेंस चलते हैं उसको हमने किस में मेजर किया, बोलो।
लेंथ के टर्म्स में। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी क्योंकि ये फिजिक्स का लोचा है सब यहाँ पे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी समझनी चाहिए आपको, बहुत मजा आएगा। अभी क्या था, हम जब सीधा चल रहे थे उसको मेजर करने के लिए, जैसे वजन को मेजर करने के लिए किलोग्राम, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लेंथ किलोमीटर में हो सकती है, किस में हो सकती है, और छोटी लेंगे तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सब में हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से जब कोई क्या करे, एंगुलर घूम रहा हो, जब कोई रोटेशन ले रहा हो, यहाँ खड़ा था फिर इतना घूमा, फिर थोड़ा और घूमा, फिर थोड़ा और घूमा, तो इसको मेजर करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो इसको मेजर करने के लिए क्या है हमारा, एंगल। बेसिकली क्या है हमारा, एंगल। एंगल का काम क्या होता है, सर्कुलर मेजरमेंट। ठीक है, सर्कुलर रोटेशन की मेजरमेंट करने का काम होता है किसका, एंगल का। तो भाई सर कुछ और डेफिनेशन, देखो बेटा क्या होता है, ध्यान से समझना, जो आपको सिखाया जाएगा ये सब बातें आप सीखोगे, 100% सीखोगे, बट आगे समय के साथ। ठीक है, सर्कुलर मेजरमेंट का काम होता है एंगल का, फिजिक्स में सब सिखाया जाएगा जब 11th 12th में आप आओगे। तो अभी के लिए क्या जानना है आपको, मैंने फिर भी बता दिया कि क्योंकि अभी आपको वो 90 डिग्री 180 डिग्री ये सब बताया जाएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि एंगल को 180 डिग्री क्यों लिख रहे हैं सर, 90 डिग्री डिग्री क्यों लिख रहे हैं, तो वो मेजरमेंट का मैंने बताया लाइन के संग कंपेयर करके। ठीक है, हर एक बात का एक मतलब है। ठीक है, कोई भी बात बेकार में नहीं बताई जा रही। ठीक है, थोड़ी सी सिलेबस से बाहर भी बताई जा रही है तो वो इसलिए कि ताकि आप कनेक्ट कर सको। ठीक है, तो अब देखो बेटा एंगल है, जैसे एंगल क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया था आपको, मेरे पास कोई ये क्या है, रे है। ठीक है, और एक दूसरी रे है। जब मेरे पास दो रेज हैं और वो एक क्या करे, एक कॉमन एंड पॉइंट को शेयर करे। ठीक है, तो इसका मतलब जब उनका एक दो रेज हैं, एक रे ये है एक रे ये है, इन ये दोनों एक कॉमन एंड पॉइंट को शेयर कर रही हैं, तो इसका मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, रोटेशन होगा, कुछ ना कुछ एंगुलर दूरी होगी, उसी को क्या कहते हैं हम, एंगल कहते हैं। और जो फिर ये रेज होती है, जब ये एंगल बन गया तो ये क्या बन जाती है, साइड ऑफ एंगल, या फिर क्या, आर्म सोफा एंगल, कुछ भी कह लो। राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी। ठीक है, फिर आर्म सोफा एंगल, चाहे इसे भाई सारे नोट्स में लिखवा के दे दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत मत लेना, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो। ठीक है, मेन काम है समझना। तो भाई क्या हुआ कि क्या था, जो एंगल हो गया, हमने क्या जाना कि जब दो रेज क्या करें, बोलो, एक कॉमन एंड पॉइंट को शेयर करें, तो वो जो उससे जो बनता है, ठीक है, रोटेशन आता है, वही क्या कहलाता है हमारा, एंगल। इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो चले आगे एंगल के बारे में जाना। अब मैंने क्या कहा था कि डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसमें, लेंथ की यूनिट में। सर एंगल को मेजर करने के लिए कुछ है क्या हमारे पास यूनिट्स, बिल्कुल है ना, बहुत सारी यूनिट्स है, डिग्री है सर, और एक और बताओ ना, रेडियन है, ग्रेड है। बट हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ डिग्री पे ध्यान देना है। तो चलो सर डिग्री पे ध्यान देना है तो डिग्री पे ही ध्यान दिला दो ना। अब एक बात बताओ बेटा, मैंने कहा कि दो रेस जब कॉमन एंड पॉइंट को शेयर करें तो जो वो बनता है वो क्या बनता है, एंगल बनता है। कोई दिक्कत नहीं, चलो अब करते हैं। अब एक बात बताओ, एक रही ये रही, दूसरी रही ये रही, कोई दूरी चल रहा है एक दूसरे के कंपैरिजन में, सर्कुलर तो नहीं चल रहा है, मतलब एंगल क्या हुआ, जीरो। एक रही ये रही, एक रही ये रही, एंगल क्या हुआ, कुछ बना। ये साइन वाइन सब बताऊंगा क्या होता है, थीटा वीटा। थोड़ा सा और एंगल बढ़ा हुआ, और ज्यादा दूर हुआ, और ज्यादा दूर हुआ, और ज्यादा दूर हुआ, अब बिल्कुल सीधा जाके खड़ा हो गया। इसका कुछ नाम है क्या सर, हाँ बिल्कुल है ना,
ठीक है, यहाँ पे से ये समझो जैसे मैं थोड़ा सा अपने घर से निकला, 1 सेंटीमीटर चला, 2 सेंटीमीटर चला, 3 सेंटीमीटर चला, 1 डिग्री घूमा, 2 डिग्री घूमा, 3 डिग्री घूमा, 4 डिग्री घूमा, 4 5 6 7 8, ऐसे घूमते घूमते 90 डिग्री घूम गया। ठीक है, फिर और चलते 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 बिल्कुल सीधा इस पे आ गई। अरे, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे 180 डिग्री घूम गया। ये क्या होते हैं सर 90 डिग्री, 180 डिग्री? अभी बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। जैसे दूरी चल रही थी ना आप, जब आप बिल्कुल लाइन पे, ये लाइन क्या हो जाएगी, बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाएगी, तो हम कहते हैं उसे ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। और जब ये बिल्कुल स्ट्रेट इसके सामने अपोजिट हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, ये बेटा कितने डिग्री का चल लिया, 180 डिग्री घूम ली। यहाँ चलने से मतलब होता है घूमना। ठीक है, फिर ये जब पूरा घूम जाता है तो ये कितना घूम लिया, 360 डिग्री। अब रेस कहाँ आ गई, इसी के ऊपर आ गई। अब एक बात समझो, ये एक मेरे पास पॉइंट था, दो दो रेस क्या कर रही थी, शेयर कर रही थी। तो भाई मैंने क्या कहा था, यहाँ पे क्या बन रहा है फिर, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है जब दोनों एक दूसरे के ऊपर है। और एक बात और बताइए सर आपने अभी अभी, कि यहाँ पे जब पूरा घूम के आ जाता है तो भी ये कहते हैं रेज एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, यानी कि ये 360 डिग्री भी तो हो गया सर। तो यहाँ से एक बात और नोट करो ना बेटा, कि ये क्या था, एक कॉमन एंड पॉइंट। तो हमेशा एक बात याद रखो कि किसी भी पॉइंट के अराउंड, लिखता हूं इसे, किसी भी पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब हमने क्या जाना कि किसी भी पॉइंट के अराउंड जब कोई एंगल बनता है तो वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। सर कोई नहीं, अब आगे चले। इसके बाद आपने क्या जाना कि भाई हमने सर 90 डिग्री जाना था, 180 डिग्री जाना था। सर ये आपने अलग अलग बताए, बीच में भी बहुत सारे बताए, तो सर इनके कुछ नाम भी होता है क्या? तो हाँ बिल्कुल होता है बेटा। आप ध्यान से देखो, अगर मैंने जब कहाँ से स्टार्ट करा था, यहाँ से 0 पे से स्टार्ट किया था ना, तो आगे चलते 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 मैं 90 से कम पे रुक गया, 90 से कम पे रुक गया, तो मैंने उसे क्या नाम दिया बेटा, एक्यूट एंगल। अगर एंगल 0 डिग्री से लेके कहाँ तक होगा, 90 डिग्री के बीच में होगा, तो वो क्या कहलाएगा मेरा, बोलो, एक्यूट एंगल। अगर वो एग्जैक्टली सीधा खड़ा हो गया ना इसके ऊपर, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, मैंने बताया था 90 डिग्री का, और वही मेरा क्या कहलाता है, राइट एंगल। सर हमने 90 डिग्री को स्पेशल नाम दिया, ये क्या क्या स्पेशल है, बिल्कुल स्पेशल है। क्या स्पेशलिटी है सर इसकी, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब 90 से और बड़ा हुआ एंगल, यहाँ पे 90 था कुछ, ठीक है, ऐसे 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 मैं खींच देता हूँ, यहाँ पे कुछ 90 बन रहा था। अब बड़ा बड़ा होते 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 180 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स बनेंगे, सर इसका कुछ नाम है, हाँ बिल्कुल है ना, ऑब्ट्यूस एंगल। अगर एंगल किसके बीच में हो, 90 से लेके 180 डिग्री तक के बीच में हो, तो हमारे क्या कहलाते हैं, बोलो बोलो बोलो, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब इसके बाद भाई एक बात बताओ, मैंने और बताया था कि जब बिल्कुल अपोजिट हो जाती है दो लाइंस तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल। वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। सर ये दोनों कुछ खास है, जब भी इनको अलग अलग नाम देते हैं कि 180 डिग्री का बन रहा है तो उसे स्ट्रेट एंगल कह दिया, इसको 90 डिग्री को क्या कह दिया, राइट एंगल। सर बाकी इतने सारे एंगल्स को कि 180 डिग्री से 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में कितने एंगल से, सर 90 पूरे के पूरे इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू दिख रही है मुझे, और उन सबको तो एक ही नाम से बुला रहा हूँ मैं, ऑब्ट्यूस एंगल। इन दोनों को अलग, सर खास होंगे कुछ, जैसे मैं सबको तो उनके नाम से बुलाता हूँ, पर अपनी वाली को थोड़ा प्यार से, प्यार से कैसे, बाबू बाबू सोना, कुछ ऐसी करके ना। ठीक है, सबको अपना अपना जो कुछ ना कुछ चीजें जब अलग होती हैं तो उनको नाम देना पड़ता है ना, जो कुछ खास होती है। ठीक है, तो भाई यही इसके संग है कि ये दोनों एंगल्स कुछ खास है तो इनको कुछ नाम अलग से दिया गया है। 2 मिनट का ब्रेक। जी बूस्टर। अब देखो बेटा, अब क्या था, हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 180 डिग्री का। अब इसके बाद क्या हुआ
एंगल बड़ा बड़ा होना चालू हुआ सर। और 360 तक पढ़ाया मैंने कि जब पूरा का पूरा इसी के ऊपर वापसी रे आ जाए, ठीक है। तो भाई सर इसके जो इतने भी एंगल 180 डिग्री से लेकर 360 के बीच में, इसका भी कुछ नाम होता है क्या? हाँ बेटा, इसका नाम होता है रिफ्लेक्सिव एंगल या फिर रिफ्लेक्स एंगल। कोई दिक्कत नहीं, ये सब नाम है, आपको याद करने पड़ेंगे, इनका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। और जब पूरा का पूरा रोटेशन ले लें तो उसे क्या कहते हैं हम? 360 डिग्री का एंगल, एंगल अराउंड अ पॉइंट, यहाँ पे फुल रोटेशन, कंप्लीट एंगल, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे, कोई था ही नहीं है नामों की तो इसके लिए, ठीक है। चले आगे। मैंने अभी भी क्या बताया कि दो एंगल्स बड़े खास है, कौन कौन से? 90 डिग्री, 180 डिग्री, बताएगा ना। तो अब समझो कि यदि मेरे पास दो एंगल्स हैं, क्या? यदि मेरे पास दो एंगल्स हैं, ठीक है, उनका सम, यदि किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे एंगल ए और ये बी, तो एंगल ए प्लस बी, एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो मेरा क्या होगा, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो फिर सर सप्लीमेंट्री एंगल्स, मैंने क्या कहा कि 90 और 180 खास है, इसलिए उनको नाम भी अलग अलग दिया था कि अगर कोई एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो तो उसे राइट एंगल, अगर कोई 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो उसे बोलो स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो अगर ये खास हैं तो इनके दो एंगल्स का सम भी अगर कुछ बन रहा है 90 डिग्री तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल्स का सम, भाई इनको याद करने का मैंने ट्रिक बता तो रहा हूँ कि 90 और 180 को याद करो ना, कि 90 और 180 खास है, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। बहुत क्वेश्चन करेंगे यार इनके ऊपर, पूरी की पूरी आर डी शर्मा एग्जाम्पलर सब, भाई कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। मेरा बेसिकली कैट पढ़ाता हूँ, आपको बोर्ड पढ़ाने से ज़्यादा मेरा रहेगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाओ। किसके लिए? इसलिए मैं टर्म्स से खेलना सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में ना टर्म्स बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बोर्ड में तो रट के काम होता ही है यार, सबको पता है, जग जाहिर बात है, जग जाहिर, ठीक है। पूर्वज कह के गए थे, पूर्वज, कि 100% लाएगा बेटा अगर रट के चला जाएगा, ठीक है। अगर दो एंगल्स का सम क्या है? 180 डिग्री, तो वे क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, अगर कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि एक 90 से छोटा है तो दूसरा 90 से बड़ा होना चाहिए, होना पड़ेगा भाई। जैसे एक एंगल ये ए है, एक एंगल बी है, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाता है? 180 डिग्री, तो ये क्या कहलाएंगे? बोलो, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब एक बात बताओ सर, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल आता है। आपसे बोलेगा कि ए और बी क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर ए की वैल्यू कितनी है 45, तो बी की वैल्यू बताओ। तो मैं जानता हूँ सब कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और भी तो ए प्लस बी 90, ए की वैल्यू 45 तो बी की वैल्यू भी 45। थोड़ा तेज हुआ, क्यों? क्योंकि समय सीमा को देखते हुए, ठीक है। थोड़ा आगे चलें। अब ऐसे ही अगर मैं कहूँ तो ए और बी मेरे पास दो एंगल्स हैं, वो क्या हैं? सप्लीमेंट्री हैं,
और अगर एक एंगल मेरे पास 10 का है तो बी एंगल बताओ कितने का होगा। तो ए प्लस बी अगर सप्लीमेंट्री है तो इनका सम 180 डिग्री होगा। ए की वैल्यू 10 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 170। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं सर। तो अब मेरे को लगता है पक्का आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अब एक बात और समझ लो, एक टर्म्स है एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। कोई नहीं बताता, सब हवा हवा में निकालते हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं बेटा? दो ऐसे एंगल्स। एडजेसेंट का बेसिकली इंग्लिश में मतलब देखोगे ना, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो अगल बगल, बिल्कुल मतलब बराबर के, ठीक है। तो ये दो एंगल्स क्या बराबर के एंगल्स हैं? ये एंगल और ये एंगल। बच्चा बच्चा कोरिया का बच्चा बताएगा बेटा, कोरिया का, कि सर ये एंगल्स और ये एंगल्स बिल्कुल भी बराबर के नहीं है। बट अगर मैं कहूँ ये और ये क्या बराबर के हैं? सर यस, बराबर के एंगल है। सर कुछ डिफाइन दो ना, कुछ समझने के लिए। आप ऐसे ऐसे थोड़ा ना बता पाएंगे हम। तो समझो, अगर मेरे पास कोई दो एंगल्स हैं, ठीक है। ये एक एंगल हो गया ए और बी। ए और बी यदि एडजेसेंट एंगल्स हैं तो क्या होगा ये समझो। अब अगर ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं तो बेटा ध्यान से समझना, तो पहली बात क्या होगी कि इनके एक कॉमन आर्म होगी। सर कॉमन आर्म? सर आर्म आर्म सर स्टार्टिंग में कुछ बताया था एंगल्स में। सर साइड्स होती हैं, मेरे को पता है, ठीक है। वो दो रेस जो होती हैं उनको साइड्स को ही आर्म भी कहते हैं। तो सर ये एक कॉमन आर्म दोनों में एक हो गई ना सर, ये दोनों एंगल्स की। तो एंगल्स जब एडजेसेंट होंगे वो कब कहलाएंगे? जब उनके अंदर एक कॉमन आर्म होगी। और दूसरा क्या होगा? उसकी जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, यानी कि अदर नॉन कॉमन आर्म्स, उसके बोथ साइड्स होंगे। भाई हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ, इंग्लिश में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि भाई नहीं समझ में आता बच्चों को। अंग्रेज नहीं बनना हमें, हमें चीजें सीखनी है, ठीक है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, सब यही कहते हैं पर कोई मानता नहीं है, ठीक है। कोई नहीं, समझो इसे, ठीक है। अगर जो उसकी जो अदर दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं उसके दोनों साइड हैं तो वो क्या कहलाते हैं? बोथ साइड्स होंगी। तो वो क्या कहलाएंगे फिर हमारे? एडजेसेंट एंगल्स। दोनों साइड्स है ना इसके नॉन कॉमन आर्म्स, तो ये दोनों क्या हो गए बोलो? एडजेसेंट एंगल्स। तो सर एक नॉन एडजेसेंट एंगल्स भी दिखा दो ना, जैसे ये था इसके। अब कोई ये और ये एंगल में कुछ आपको कॉमन आर्म दिख रही है? सर कोई कॉमन आर्म है ही नहीं, है ही नहीं। तो एडजेसेंट के लिए प्रॉपर्टी ही नहीं करे। क्या बताया था? या तो कॉमन आर्म हो और अदर दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या हो? उसकी बोथ साइड्स हो। या तो कॉमन ही नहीं है तो नॉन कॉमन की तो बात ही नहीं उठती सर। तो आगे चले क्या? ना चलो ना। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है बेटा? इसको बड़े ध्यान से समझना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 6.1 के लिए ये और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो बेटा आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पे जो एंगल बनता है वो मैंने क्या बताया था कितने का बनता है? 180 डिग्री का। क्या बताया था कितने का बनता है? 180 डिग्री का। अब ध्यान से समझना, अगर क्या हो जाए बेटा, अगर मैं एक लाइन के ऊपर एक रे खड़ी कर दूं, मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझना, आगे डेफिनेशन दिखाऊंगा, सर निकल जाऊंगा दिखा के खाली, समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एक लाइन के ऊपर एक रे खड़ी कर दूं और मैं कहूँ कि अब कितने एंगल बने? सर एक एंगल ये बना अल्फ ए, एक ये बना बी। सर दो एंगल बने, ये दोनों एडजेसेंट हैं सर। कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, ठीक है, एडजेसेंट है। यदि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वे क्या कहलाती हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सर अभी थोड़ी देर पहले कुछ और बताया था आपने, धोखा कर रहे हो हमारे साथ।
क्या बताया था भाई? ऐसा क्या बता दिया? सर सप्लीमेंट्री एंगल्स में बताया था कि दो एंगल्स का सम क्या हो 180 डिग्री हो तो हम उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और अब आप कह रहे हो कि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हो 180 डिग्री हो तो उसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। सर धोखा कर रहे हो भाई? मैं धोखा नहीं कर रहा, तेरी बातों में ही तेरा अर्थ छिपा है। ठीक है, तेरी बातों में ही तेरा जवाब छिपा है, तेरे सवाल में ही तेरा जवाब छिपा है। ठीक है, जो तूने पूछा क्या बोला कि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम। ठीक है, यहाँ वहां पे क्या था, सप्लीमेंट्री में एडजेसेंट एंगल्स होना जरूरी नहीं है। एक बंदा पाकिस्तान, एक एंगल पाकिस्तान से लाया और एक एंगल भारत से, और उन एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो वो क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। और यदि दो एडजेसेंट एंगल्स, भारत में बने हुए दो बगल बगल के एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो भाई अब मैंने क्या बताया कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल समझ लिया। और अब इस बात का सर आपने कोई प्रूफ तो नहीं बताया कि 180 डिग्री क्या होता है। तो मैंने कहा कि आपने जब 11 नो चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा भाई, क्या इंट्रोडक्शन टू यूनिट ज्योमेट्री, वहां पे कुछ एक्सियम्स लेना सीखा होगा जिनको हम बिना प्रूफ के ही क्या कर लेते हैं, दूसरे बातों को प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं। ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये बात को हमने एग्जिम के रूप में लिया। किसके रूप में लिया? एग्जिम के रूप में, कि ऐसा तो जग जाहिर है, सभी जानते हैं। जैसे मेरे पास 50 काजू है, सच में तो काजू ही थे। ठीक है, और मैंने एक मुट्ठी भरी, मेरे हाथ 20 काजू आए, तो सीधी सादी बात है जितनी 20 काजू की वैल्यू 50 काजू की वैल्यू से कम है। मतलब मेरे पास जो काजू है वो थैले वाले काजू मैंने जेब में से जो निकाले उससे कम है। ये बात कोई बताएगा थोड़ी ना, ये तो जग जाहिर है ना। ऐसे ही ये बात भी जग जाहिर है कि जब एक लाइन के ऊपर एक रे डाली जाती है तो यदि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात जग जाहिर है। और इसको कुछ नाम दिया जाता है क्या सर? अभी अभी बताया बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, कैसे आई ये बात, हमने कैसे ली? प्रूफ भी होता है, प्रूफ है इसका कुछ, पर उसके लिए कुछ और एग्ज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम लेना पड़ेगा, तो इसी को एग्जाम एग्जाम मान लो ना, छोटी सी बात ही तो है, क्या जा रहा है मानने में। ठीक है, तो भाई एक बात समझो, क्या कहा मैंने कि आप एक बात समझ लो कि मान लो कि एक लाइन है तो उसके ऊपर अगर मैंने उसके ऊपर एक रे डाली तो दो अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री में अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। वो हमने यहाँ पे इसके नामकरण पहले ही सीख लिया था। फिर उसके बाद जाना कि ये तो एक एक्सियम है, हमने एक एक्सियम लिया है, मानी भाई बात है। ठीक है, तो इसके बाद अब देखो बेटा क्या हुआ, एक बात और मान लो। ठीक है, आप एक बात कहो कि राम राम श्याम का भाई है। राम श्याम एक दूसरे के भाई हैं, ध्यान से समझना वो बात। सच कहूं तो वो जो मैंने पहले बात कही थी ना, राम श्याम का भाई है, आप समझोगे वो भी गलत हो जाती है कई बार। ठीक है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना तो आपको श्याम का जेंडर नहीं बताया ना तो आप उसे नाम के हिसाब से नहीं मान सकते, आपको प्रूफ चाहिए, प्रूफ। ठीक है, वो सीखोगे यार, इसलिए भाई सिखा रहा है ना तो सीख लो बस। ठीक है, एक एक बात काम की बताऊंगा। अगर ऐसे बोला जाए ना कि राम श्याम एक दूसरे के भाई है, अगर तो मैं इस बात को ऐसे ही बोल सकता हूँ राम श्याम का भाई है और श्याम राम का भाई है, दोनों बस सेम ही तो है। ठीक है, तो एक बात समझो, मैंने क्या कहा कि अगर मैं एक लाइन के ऊपर एक रे डालता हूँ और दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो भाई जो बाकी दो क्या है नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या बनाएंगी, एक लाइन बनाएंगी। और 180 डिग्री बनता ही क्या है, जब एक लाइन रे दूसरे के बिल्कुल अपोजिट खिंचती है, लाइन बनती है। तो एक बात समझ में आ गई कि जब क्या हो एडजेसेंट एंगल्स का सम बहुत बहुत धीरे सिखा रहा हूँ, क्या हो 180 डिग्री, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं
वो क्या फॉर्म करती है, लाइन फॉर्म करती है। ठीक है, अब इसके आगे चले, दोनों एग्जाम समझ में आए। अब एक बात समझो कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। एक नई शब्द, हम अभी शब्दों पे काम कर रहे हैं अपने। ठीक है, एक बात समझो कि मैथमेटिक्स की में ज्योमेट्री की वोकैबुलरी बिल्डिंग कर रहे हैं, वोकैबुलरी बिल्डिंग। भाई जब कोई भी भाषा सीखते हो सबसे पहले क्या सीखते हो, शब्द। ठीक है, हिंदी भी सीखी तो सबसे पहले क्या सीखा था, शब्द। ठीक है, अब सबसे पहले तो आ आ मैं ऐसे सीखा था ना। ठीक है, वो भाई मैं वो सिखाने नहीं बैठा कि वोवल। ठीक है, कॉन्सोनेंट भाई। ठीक है, पता है भाई को। अबे भाई टॉपर हूँ इंग्लिश का, हार्वर्ड से पढ़ के आया हूँ भाई इंग्लिश। लेक्चर दिया है इंग्लिश पे, बस पढ़ा मैथ ना वो अलग बात है। ठीक है, अब एक बात समझो, कोई पढ़ता ही नहीं यार इंग्लिश मेरे से, सबके ऊपर से जाती है, तो फिर मैंने पढ़ानी छोड़ दिया यार। जो चीज में ज्यादा अच्छे हो ना तो उसको मैं करता नहीं। थोड़ा सा जिस चीज में आप अच्छा बनना चाहते हो उस चीज को करो। मजाक की बात है यार। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अब एक बात समझो, नाम से समझे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, दो ऐसे एंगल्स जो वर्टिकली क्या हो, अपोजिट हो, आमने सामने हो एक दूसरे के। ठीक है, सीधे सीधे। मैंने कहा कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल बने, सर एक ये बना, उसको ए कहा, सर एक ये बना, उसको बी कहा, एक से ये बना, इसको सी कहा, एक ये बना, इसको डी कहा। सर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो चार एंगल्स बनते हैं। कितने बनते हैं भाई, चार, चार एंगल्स। ठीक है, और जो वर्टिकल अपोजिट कौन कौन से मैंने कहे, आमने सामने के, तो सर ए और सी क्या कहलाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सर बी और डी क्या हुए हमारे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब एक बात समझो, क्या कहा मैंने कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करें, सिर्फ दो लाइन, ध्यान से सुन लेना बेटा, भूत बना दूंगा नेक्स्ट क्लास में जब इसका प्रूफ कराऊंगा ना। ठीक है, ध्यान से बोल रहे हो, इसके ऊपर प्रूफ भी कराऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बहुत क्वेश्चंस आएंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर है। ठीक है, तो भाई ध्यान से समझ लो, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करें, ठीक है, दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो भाई जो दो अपोजिट एंगल्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और एक बात और है कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सर इसका कोई प्रूफ है, आप बिल्कुल प्रूफ है, आपकी थ्योरम नंबर 6.1 इस बात का प्रूफ है, एनसीईआरटी में है। मैं आप कराओगे सर, बिल्कुल कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में प्रूफ से स्टार्ट करके सारे क्वेश्चन निपटाएंगे और बिल्कुल करेंगे। तब तक के लिए इस बात पे सोचो कि ऐसा क्या होता है, सारे शब्दों को समझो, क्या है ये शब्द, क्यों है ये शब्द, कैसे बने होंगे, आप क्यों नहीं बना पाए। ठीक है, अब तक कोई शब्द सोचो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।